हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड असेंट ऑफ शेप के बारे में। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से किया जाता है, वाटर कितने टाइप के होते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन का पाथवे क्या रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं असेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप का मतलब, एसेंट का मतलब कि किस टाइप से अपवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज मूव करती है। उसके अलावा जो शेप का मतलब रहेगा यहाँ पे, तो इस टाइप का कुछ सॉल्यूशन जो वाटर मिनरल्स ये सारे के सारे क्या है, मिट्टी के सॉल्यूशन हो गए, सॉइल में सॉल्यूशन पाए जाने वाले, इनका अपवर्ड डायरेक्शन में किस टाइप से मूव होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसेंट ऑफ शेप में। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम के थ्रू है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टिश्यू सिस्टम है वो क्या है, हमारे जाइलम है। जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो में पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, एसेंट ऑफ जो शेप है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। द अपवर्ड ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ मतलब है कि जो एब्जॉर्ब वाटर है, जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, कहाँ से किया था, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल, देन जाइलम। अब जाइलम ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब वाटर को कहाँ करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, पहुंचाना है। कहाँ तक, इसके ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ऑल पार्ट्स तक मूव करवाने के लिए, ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए ये जो मेथड है इसको क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ शेप कहा जाता है। अब यहाँ होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें ध्यान में है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। मतलब हर चीज है वो गिरने के बाद में कहाँ आएगी, नीचे आएगी। लेकिन वाटर इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, वाटर कहाँ जा रहा है, इससे अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक यंग ब्रांच ऑफ बाल्सम प्लांट, एक बाल्सम प्लांट था, उसकी एक यंग ब्रांच ली। ठीक है, आप नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल नहीं देख के प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में पानी डाल दिया, लाइक हमने कोई पॉट ले रखा है, गमला ले रखा है, उसमें हमने पानी डाल रखा है और उस पानी में हमने किसी प्लांट को लगा रखा है और पानी उसमें ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या है, एक्सपेरिमेंटली उस चीज को देखना है। तो एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर सॉल्यूशन तो है ही, मतलब सॉइल सॉल्यूशन में वाटर मिनरल्स जो भी चीज उसको चाहिए तो वो तो यहाँ सोल्यूबल कंडीशन में है ही। उसके साथ में इन्होंने सैफ्रेनिन और इओसिन सॉल्यूशन और डाल दिया। सैफ्रेनिन, इओसिन आपके प्रैक्टिकल लैब में अवेलेबल होते हैं, जो आप नॉर्मली किसी भी प्लांट की जो सेक्शन कटिंग देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सेक्शन कटिंग करते टाइम उसके सेल्स की स्ट्रक्चर देखने के लिए जो कलर करने का काम होता है। आप लोगों ने यदि स्लाइड्स देखे तो स्लाइड में आपको जो रेड कलर दिखाई देता है स्लाइड के ऊपर, तो वो किसके कारण होता है, सैफ्रेनिन या इओसिन सॉल्यूशन के कारण होता है। तो ये सैफ्रेनिन या इओसिन सॉल्यूशन इस पानी के साथ में इन्होंने मिक्स कर दिया। अब ये भी सॉल्यूबल था, तो ये जिस टाइप से वाटर और मिनरल आगे मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बीकर में यहाँ पे एक यंग ब्रांच ली, किसकी, बाल्सम प्लांट की, और बाल्सम प्लांट की यंग ब्रांच को यहाँ पे अंदर प्लांट कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जाइलम के थ्रू वाटर है वो एब्जॉर्ब होने लगा और वाटर है वो ऊपर की तरफ जाते जाते हैं हम यहाँ पे लीफ तक पहुंच गया। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा तो जाइलम और जो लीफ की वेन्स थी, ठीक है, आप लोगों ने लीफ की वेन्स देखी होगी, तो वो वेन्स सारी कैसे दिखाई दे रही थी, रेड कलर की दिख रही थी। इसको और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको और अपने को रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए हमें, तो प्रॉपर रिजल्ट करने के लिए इसका क्या किया हम लोगों ने, सेक्शन कटिंग करने के बाद में इसमें जाइलम इस टाइप से दिखेंगे और इन जाइलम में एक्चुअल में रेड कलर है वो शो हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि रिजल्ट क्या था, एसेंट ऑफ शेप इज डन ओनली बाय जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज के थ्रू क्या है, एसेंट ऑफ शेप होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है वो आपको बाल्सम का दे रखा है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर से आपको बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है और बड़े क्वेश्चन मिलने के चांसेस है वो मोस्टली कहाँ होते हैं, पाथवे, जो हम लोगों ने कल एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट देखा वहां तक होते हैं, लिमिटेड चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हमारे ये जो एसेंट ऑफ शेप है,
इसमें काफ़ी सारे 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और आगे हम जो रूट प्रेशर और फिजिकल प्रेशर पूछेंगे कि इनसे हम लोग आंसर, हमें बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, अभी तक बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको बुक में थ्योरी दे रखी है, आपको एसेंट ऑफ शेप पूछे 2 नंबर का मान लो क्वेश्चन पूछ भी लिया, ठीक है, इस बार उसका मूड हो गया कि भाई चलो इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, देन उसका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इजी सी चीज़ है। उसके साथ में आपको ये 3 थ्योरीज देखने के लिए मिलेगी। ये 3 थ्योरीज क्या है यहाँ पे, वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर रूट प्रेशर थ्योरी एंड देन फिजिकल फोर्स थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज के थ्रू हम एसेंट ऑफ शेप को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब वाइटल थ्योरी में हम आप देखेंगे कि इसमें 3 एक्सपेरिमेंट और थे, 3 एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अलग थे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो उन्हीं से पूछा जाता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले अभी तक जितना हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को हमें वापस समझना जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स में इंटरेस्ट कम होता है, हमारी बॉडी में इंटरेस्ट, हम लोग हमारी बॉडी पढ़ें तो उसमें इंटरेस्ट है वो ज़्यादा जल्दी जनरेट हो जाता है कि यार रियल में ऐसी चीज़ हो रही है क्या। लेकिन मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बताया तो 0% स्टूडेंट है जो ये एक्सपेरिमेंट करना पसंद करेंगे सिर्फ, ठीक है, हम लोगों ने रट लिया, याद कर लिया, समझ लिया, वो एक चीज़ को अलग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें ये 3 स्टेप्स है वो इस चैप्टर में फॉलो होने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से रिलेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, फ्रॉम सॉइल टू रूट जाइलम, ये रिवीजन टाइप का हो गया आपके कि फ्रॉम सॉइल टू रूट जाइलम। अब रूट जाइलम तक सॉइल से पहुंचने का जो मीडियम था वो मीडियम क्या था, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट था। ठीक है, जहां हम लोगों ने बात की कि रूट हेयर्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किस में डालेंगे, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस किस में डालेगा, कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स देन एंडोडर्मिस में। ठीक है, अब एंडोडर्मिस तक हम लोगों ने देखा कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दोनों का पाथवे था वो अलग अलग था, लेकिन एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने के कारण उन दोनों का जो मीडियम हो गया ट्रांसपोर्ट होने का वो क्या हो गया, सेम हो गया। उसको भी साइटोप्लाज्म में आना पड़ा और सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म में आता ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस में, क्योंकि ऑस्मोसिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ रही है। सेल मेम्ब्रेन से मैंने समझाया था कि हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन जो चीज़ें मूव होती है और बीच में कोई सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। उसके बाद में सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, वो मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको कि एपोप्लास्ट है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में चलता है, और सिम्प्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जो क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब रूट जाइलम तक तो वाटर पहुंच चुका, अब रूट जाइलम से कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ, तो फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम, यहाँ पे सेकंड हेडिंग हमारी रहेगी फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम। तो ये आपका क्या एक माइंड चार्ट बन जाएगा पूरा का पूरा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं प्लांट्स में ये सोचती हूँ कि भाई कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक जो चीज़ पहुँच रही है वो कैसे पहुँचेगी, रूट प्रेशर से पहुँच सकती है। अब ये आपके ऊपर से गया भाई मैम रूट प्रेशर क्या है, जहाँ हम लोगों ने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ा ना, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के साथ में आपके बुक में दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो आप लोगों ने जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी 11th क्लास में, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो सैंडविच मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊपर की तरफ प्रोटीन, नीचे की तरफ प्रोटीन, बीच में लिपिड्स होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन है। अब मेरे को आप आंसर करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन है वो तो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी मेम्ब्रेन के बने होते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आप आंसर करेंगे, और आंसर करने की तो आप लोगों ने कसम खा रखी है कि भाई कुछ भी हो जाओ हमें आंसर करना ही नहीं है, मैम पूछते रहो बोलेंगे। ठीक है, और अच्छा खासा चीटिंग करके आंसर कर सकते हैं, फिर भी आंसर नहीं करते, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं रखूंगी कि आप कैसे बिना देखे आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वहाँ आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन था। तो पैसिव में क्या, एक मेम्ब्रेन पड़ी है, इससे कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो एंटर और एग्जिट हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक
ठीक है, पड़ी है आराम से, इसमें किसी टाइप का कोई जोर आने वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन अब एक्टिव की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें जोर आएगा। उसमें जोर कैसे आएगा? उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पे आप लोगों को दो नाम और पढ़ने के लिए मिले होंगे, एक तो रूट प्रेशर था और एक है ट्रांसपीरेशन पुल। तो यहाँ आपको ये दोनों नाम है वो थोड़े थोड़े एक्सप्लेन में यहाँ पे कर दूंगी, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में रूट प्रेशर और फिजिकल प्रेशर में ये दोनों नाम वापस आने ही है। ठीक है, तो एक तो हमारे रूट प्रेशर रहेगा, एक कोहेसिव फोर्स रहेगा, एडेसिव फोर्स रहेगा और ट्रांसपीरेशन पुल रहेगा। अब ये चारों नाम है, इन चारों नाम को मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। देन हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम जाइलम ऑफ लीफ टू एटमॉस्फेयर। हमें ध्यान में है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हाँ ठीक है, प्लांट है, प्लांट में से वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में कहाँ रिलीज हो जाती है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये बात आप लोगों ने देखी हुई है। और जिसने नहीं ध्यान में और किस टाइप से होता है ये, तो ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, 7th चैप्टर है, वो 7th चैप्टर हमारा ट्रांसपीरेशन पे ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप देखिए कि वाटर वेपर इन द एयर स्पेस ऑफ लीफ, लीफ में प्रेजेंट जो भी एयर स्पेस है वहां से डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर जो एयर स्पेस प्रेजेंट है वहां से वाटर वेपर्स का डिफ्यूज होना कहाँ? एटमॉस्फेयर में। इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ भी देखेंगे ट्रांसपीरेशन पुल को, यहाँ पे भी देखेंगे। 7th चैप्टर भी हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपीरेशन पे ही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आने के बाद में आपको ये थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जो थ्योरीज देखने वाले हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फिजिकल फोर्स थ्योरी है। तो फिजिकल फोर्स में कि किस टाइप से कोई फिजिकल फोर्स काम कर रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स कितने टाइप के होते हैं वो मैंने यहाँ पे 4 टाइप के लिख रखे हैं, जिसमें सबसे पहले लिख रखा है कैपिलरी एक्शन, फिर लिख रखा है एडेसिव फोर्स, रूट नहीं लिख रखा, रूट प्रेशर अलग है। ठीक है, हम सिर्फ फिजिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल में कैपिलरी एक्शन हो गया, एडेसिव फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया और ट्रांसपीरेशन फोर्स हो गया। अब यहाँ सबसे पहले हम जो बात करें कैपिलरी फोर्स की, तो कैपिलरीज क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि बहुत ही थिन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको कैपिलरीज कहा जाता है। अब उस कैपिलरीज को आपको जो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिले या आपको प्रैक्टिकल लैब्स में अवेलेबल मिल जाएगी कैपिलरीज, तो कैपिलरीज को आप देखिएगा कि कैपिलरीज को आप जैसे ही पानी के अंदर डिप करते हैं, पानी के अंदर डिप करेंगे तो उसमें वाटर लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो वाटर को शक करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि due to the diameter of xylem vessel water raised due to surface tension, तो सरफेस टेंशन के थ्रू क्या होगा कि वाटर है वो ऊपर चली जाएगी और जो हमारे यहाँ पे जाइलम वेसल्स है वो किसकी तरह काम कर रही है? कैपिलरीज की तरह काम कर रही है। तो यहाँ देखिए कि ये कैपिलरीज है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से पानी ऊपर की तरफ, मैंने कहा डायमीटर के कारण ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में जो एक फोर्स और काम करता है वो फोर्स क्या होगा? यहाँ पे कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी दो सेम चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दो सेम चीज है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर, और इसी से अगेंस्ट रहेगा वो रहेगा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या है? किसी दो अलग अलग चीजों के, डिफरेंट थिंग्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो एडेसिव फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन वेसल वॉल एंड वाटर। तो ये हमारी वेसल वॉल हो गई और ये वाटर, इनके बीच में जो लगने वाला हमारे अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो एडेसिव फोर्स रहेगा। तो ये तीनों फोर्स हमारे वेसल्स और वाटर से रिलेटेड हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइप से लीफ है, लीफ में यहाँ तक पानी पहुंच चुका, अब यहाँ से आगे पानी जा नहीं सकता। तो यहाँ क्या होता है कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में पानी है उसकी कमी होती रहती है। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर है इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ से जो स्टोमेटाज है, स्टोमेटाज से वाटर वेपर्स है वो डिफ्यूज होती रहती है। ठीक है, तो मान लो कि एक जगह से पानी है वो
वेपर्स के फॉर्म में उड़ गया। अब वेपर्स के फॉर्म में उड़ेगा तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, पास वाले टिश्यू को, यहाँ पे खाली हो रहा है तो ये बोलेगी भाई तुम मेरे को वाटर दे, ठीक है, तो ये वाटर आगे की तरफ सप्लाई करेगा। तो इस टाइप से सप्लाई करते करते, ठीक है, यहाँ से कमी होती जाएगी, यहाँ से उड़ता हुआ चला जाएगा पानी। लेकिन यहाँ पे जब कमी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जब कमी हो रही है तो यहाँ तक ये जो फोर्स है खींचने वाला, पुल करने वाला, ठीक है, इसको ट्रांसपीरेशन पुल भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये इससे पानी खींच रहा है, इससे पानी खींच रहा है, इससे पानी खींच रहा है, ऐसे करते करते ये कहाँ तक पहुंच जाता है, रूट ऑफ जाइलम्स, जाइलम की रूट है वहां तक ये खिंचाव है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रांसपीरेशन फोर्स है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रांसपीरेशन पुल आपको उसी टाइप से ध्यान में रखना है कि जिस टाइप से एक स्ट्रो होती है, ठीक है, कि आपको बहुत सारी प्यास लग रखी है या आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपकी इच्छा हो रही है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है, उसके अंदर मैंने स्ट्रो डाल के रखी है और उसको मैं शक नहीं करूंगी, पड़ा है तो सीधा मेरे मुंह में थोड़ी आ रहा है, नहीं आएगा ना, उसको मेरे को सक्सेशन जो प्रेशर है, ठीक है, मेरे को शक करना पड़ेगा, उसके बाद में तो उससे ऊपर आएगा। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहती है ट्रांसपीरेशन पुल में कि ये यहाँ से खींचेगी पानी को तो ये नीचे से पानी है वहाँ ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला जो हमारा रहता है ये हमारे यहाँ पे रहता है फिजिकल फोर्स में। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू ऑफ ऑल दीज वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विदाउट नीड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लिविंग सेल्स, कि ये जो लिविंग सेल्स है वो तो पार्टिसिपेट कर रही है बट इनको किसी भी टाइप की कोई मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं है। कि हम लोगों ने कहीं पे भी ये बात नहीं की फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स कैसा होता है, हमारे फिजिकल फोर्स होता है, बट इसमें यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई मेटाबॉलिक एनर्जी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। और वाटर है वो किस तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से जाइलम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को मूव करवाने का काम करता है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वाइटल और जो हमारे रूट प्रेशर थ्योरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ के फोर्स के बारे में। तो फोर्स में हम लोगों ने देखा है वाइटल फोर्स, रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल फोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। तो यहाँ देखिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी है वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स कहते हैं किसको है, तो वाइटल फोर्स कहते हैं बायोलॉजिकल फोर्स जनरेटेड बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल्स में किसी भी टाइप का कोई बायोलॉजिकल फोर्स, किसी भी टाइप की कोई लिविंग फोर्स है उसका जनरेशन है वो क्या कहलाता है, वाइटल वो फोर्स कहलाता है। तो वाइटल फोर्स को हम बायोलॉजिकल फोर्स भी बोल सकते हैं। उसी के साथ में हम बात करते हैं कि वाइटल फोर्स को फिर आगे तीन साइंटिस्ट ने तीन नाम से रिप्रेजेंट किया। वो तीनों की तीनों थ्योरी आपको बुक में अवेलेबल मिलेगी। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट है वो है रिले पंप थ्योरी। तो रिले पंप थ्योरी, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन का पैटर्न समझा देती हूँ आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं। तो बोर्ड लेवल से पूछा जाता है कि रिले पंप थ्योरी है वो किसने दी, या साइंटिस्ट का नाम दे देंगे और पूछेंगे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी। उसके अलावा पूछ लिया कि भाई जो थ्योरी दी गई उन्होंने प्लांट की कौन से पार्ट पे वर्क किया, या प्लांट कौन से वाले प्लांट को इन्होंने यूज किया। तो आप इस टाइप से चार क्वेश्चन है वो अपने माइंड में क्रिएट करके रखिए ताकि मैं आगे की आपको थ्योरी समझाऊं तो आपको सीधे उसके आंसर समझ में आ जाए कि भाई मैम ने क्वेश्चन ये किया था उसका आंसर ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी है वो गोल्डेवस्की ने दी थी 1884 में। अब रिले रेस आप लोगों ने नाम सुना होगा कि रिले रेस में मतलब बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक सामान को लेंगे फिर दूसरे को पास करेंगे, इस टाइप से पास करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिले रेस होती है उसी टाइप से क्या है, रिले पंप थ्योरी गोल्डेवस्की ने दी थी। इन्होंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको एक सेल लेगी दूसरी सेल को ट्रांसपोर्ट कर देगी, फिर दूसरी सेल तीसरी को, तीसरी है वो चौथी को। तो इस टाइप से ये चीजें हैं वो ट्रांसफर होती रहती है। अब जो सेल है वो हमारी तरह कोई रिले रेस तो लड़ नहीं रही, तो रिले पंप थ्योरी है वो किस टाइप से काम करेगी, वो करेगी ऑस्मोटिक प्रेशर पे काम करेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस टाइप से काम करेगा कि यहाँ पे ये चीज खाली है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाई, और ये चीज क्या है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी रेज, मैंने आपसे कहा ना कि किन सेल्स पे वर्क करने वाले हैं, तो गोल्डेवस्की ने ये दो सेल्स ली, एक तो जाइलम पैरेन्काइमा और एक मेडुलरी रेज। और
और इन पे फंक्शन करते हुए कहा कि एक सेल का ऑस्मोसिस प्रेशर है वो कम होता है तो वो कम से हाई की तरफ, उल्टा बता दिया क्या मैंने, हाँ, ये कम से हाई की तरफ मूव करेगी, ठीक है। लो ओपी टू हाई ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें हाई की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। कि यहाँ वाटर होगा तो वाटर होने से इसका लो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे नहीं है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो लो टू हाई है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, मतलब इसने इसको दे दिया, फिर ये अगली सेल को तो इस टाइप से नीचे से लेके ऊपर तक वाटर है वो सप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ और थ्योरीज को, इन्हीं थ्योरी को देखते हुए एक्सपेरिमेंट किए गए। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज है उनको हटा भी दिया। तो मेडुलरी रेज को इनको हटाने के बावजूद भी एसेंट ऑफ शेप है वो सक्सेसफुली इसमें हो रहा था जाइलम में। तो इस टाइप से ये जो थ्योरी है वो वैलिड नहीं मानी गई। देन हमारे आए यहाँ पे पल्सेशन थ्योरी। तो पल्सेशन थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल छोड़ के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही है कि पल्सेशन थ्योरी है वो किसने दी, तो किसने दी, जेसी बोस ने। जेसी बोस का नाम हमने एक जगह और पढ़ा था। जो कोई आंसर करने की इच्छुक हो तो वो आंसर कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है आप लोगों पे, ठीक है। फोर्स हम सारे यहाँ पे पढ़ लेंगे, आप लोगों पे किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं है। तो जेसी बोस का हम लोगों ने नाम कहाँ पढ़ा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब जेसी बोस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जेसी बोस ने किस प्लांट पे वर्क किया। तो उन्होंने प्लांट किया इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है उस पे जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी है वो दी थी, ठीक है। अब इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का नाम भी पूछा जाता है कई बार कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नाम क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस इसका साइंटिफिक नेम है। तो आपको ये दोनों नाम विथ जेसी बोस और पल्सेशन थ्योरी के साथ में आपको ये चारों की चारों चीजें याद रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है तो, ठीक है। अब इन्होंने थ्योरी क्या दी, इन्होंने थ्योरी दी यहाँ पल्सेशन थ्योरी मतलब पुश करेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रिदमिक पल्सेशन इन द सेल ऑफ इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स के इनर लेयर में कुछ ऐसा रिदमिक पल्सेशन चलता रहता है जो वाटर को एंडोडर्मिस की तरफ धकेलने का काम करेगा। क्या काम करेगा कि कॉर्टेक्स तक पानी आ गया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में आया और वो धक्का देने का काम करेगा किसकी तरफ, हमारे एंडोडर्मिस की तरफ। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को और प्लांट्स पे किया गया तो वो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं जमा, खाली जो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है इसी पे ये थ्योरी है वो काम कर रही थी, बाकी और कहीं पे भी काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में था स्ट्रासबर्गर कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रासबर्गर कॉन्सेप्ट स्ट्रासबर्गर ने दिया होगा नाम, स्ट्रासबर्गर इसका दे रखा है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि बायोलॉजिकल फोर्स है या जिस टाइप से भी कोई लिविंग सेल है वो इस टाइप से कोई भी फंक्शन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट में कि जो लिविंग सेल्स है वो इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं क्रिएट कर रही, वो खाली एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाने का, ठीक है। तो इस टाइप से ये थ्योरीज थी। तो ये थ्योरीज हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी में आती है, लिविंग सेल से रिलेटेड जो थ्योरीज रहेगी उनमें आती है। तो यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा मान्य नहीं मानी गई, ज़्यादा कोई वैलिड नहीं थी। देन हम लोग बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा कि फिजिकल फोर्स थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है और वो दी किसने थी, डिक्सन और जॉली ने। डिक्सन जॉली ने 1894 में दी, ये ध्यान में रखना। और फिजिकल थ्योरी है वो कितने ही ऊंचे प्लांट हो उन सब के लिए ही वैलिड होती है, मतलब जाइलम में कहीं से कहीं तक भी पानी पहुंचाना हो तो उसके लिए ये वैलिड थ्योरी रहेगी। तो ये आप लोग ये इंपॉर्टेंट थ्योरी की तरह मानिएगा। देन हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी में जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, रूट प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। तो रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है मैनोमीटर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ रेडी हो जाता है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे कैसे याद करना है कि मैनोमीटर है वो रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसको मेजर करने के लिए होता क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लीजिए कि रूट प्रेशर है, एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है। अब ये प्रेशर किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। इमेजिनरी सोचिए कि पेरिसाइकिल से वाटर आ रहा है किसके पास में, जाइलम के पास में। तो यहाँ पे जाइलम की सेल के पास में आया, जाइलम की सेल यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो
तो वाटर किस में घुसा, जाइलम पैरेन्काइमा के। मान लो इसके पास में आ गया, ठीक है। अब इसके पास में आ गया और इसकी जो वॉल है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, कितना भी पानी है वो अंदर आ सकता है। अब उसमें जैसे पानी आया तो पानी आगे वो क्या हो गई, फूल गई। फूलने को क्या बोलते हैं, टर्गिड होना, बिकम टर्गिड। वो वहां पे फूल के टर्गिड हो चुकी। अब टर्गिड हो गई और वो क्या है, खुद फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या करेगी, वापस अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगी। भाई मेरे को इतना क्यों फुला दिया, मेरे को वापस क्या है, जिम विम जाने की जरूरत नहीं पड़े, मेरे को वापस क्या करना है, पतला होना है। तो वो वापस से प्रेशर क्रिएट करती है। अब वो जैसे प्रेशर क्रिएट करेगी, मान लो इस सेल ने जैसे प्रेशर क्रिएट किया तो इसका पानी कहाँ निकल गया, ऊपर निकल गया, ठीक है। वापस पेरिसाइकिल में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वापस कहाँ निकल गया, ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। और ये वापस कैसी हो गई, यहाँ पे फ्लैसिड होगी। फ्लैसिड का मतलब खाली होगी, ठीक है। जैसे फ्लैसिड खाली हुआ, पेरिसाइकिल ने वापस इसमें पानी भर दिया, ये फिर से वापस टर्गिड हो गई। इसको अगेन एंड अगेन क्या होना है, वापस अपनी सिचुएशन में आना है, वापस उसी नॉर्मल कंडीशन में आना है। तो ये क्या होती है, टर्गिड होती है, देन वापस फ्लैसिड हो जाती है। टर्गिड होगी, फ्लैसिड होगी, तो ये सिचुएशन क्या है, चलती रहती है। उस कंडीशन में एक प्रेशर मेंटेन होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यही पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या कहलाता है, हमारे रूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब इस रूट प्रेशर को मेजर किया और नॉर्मली किसी प्लांट का हम 20 मीटर तक की बात करें, 20 मीटर तक का प्लांट है, उसके लिए जो सफिशिएंट हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है वो कितना आता है, 2 ATM, 2 ATM, ठीक है। एटमॉस्फेरिक की यूनिट होती है ATM, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स में सम प्लांट्स नीड 12 ATM और कुछ है तो वो 45 या 2007 ATM तक प्रेशर है वो मेंटेन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे रूट प्रेशर है वो सफिशिएंट नहीं होता। अब आप कहोगे कि मैम रूट प्रेशर तो समझा दिया, मेजर कैसे करेंगे रूट प्रेशर को। तो रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक कोई भी यंग ब्रांच ले ली। यंग ब्रांच को लेने के बाद में इस पॉट में पानी भर के इसमें डाल दिया और उसको पॉट के बाहर की तरफ हम लोगों ने एक टेस्ट जो कैपिलरी हो गई या कोई ट्यूब है वो हम लोगों ने यहाँ पे रबर बैंड से बांध दी, ठीक है। उसमें कुछ पानी भर दिया और उस पानी को जहाँ तक भरा वहाँ पे हमने इसको मेजर कर दिया कि भाई हमने यहाँ तक इसमें पानी डाला है, ठीक है। अब ये प्रेशर मेंटेन होगा, यहाँ से पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो हमने पानी भरा था उसका लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एसेंट ऑफ शेप किस टाइप से हो रहा है। लेकिन उसको मेजर करने के लिए ये जो प्रेशर है, रूट प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ हम साइड में स्टैंड से मैनोमीटर भी लगा सकते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है तो मैंने यहाँ पे बनाने की थोड़ा कष्ट नहीं किया कि आप लोग ये डायग्राम क्यों डायग्राम नहीं पूछते, इसको सिर्फ समझने का एक तरीका है वो आपसे पूछा जाता है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल प्लांट्स का 2 एटमॉस्फेयर रहेगा, मैनोमीटर, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो हमारे यहाँ होती है फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसको मैंने सबसे पहले समझाया था। इसीलिए मैंने इस बोर्ड को साफ नहीं किया कि आप लोग इसको एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रूट प्रेशर थ्योरी किस टाइप से काम कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इस साइड प्रेशर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ट्रांसपिरेशन पुल वाला, और इस साइड रूट प्रेशर वाला। अब जहाँ पे जो पोर्शन था ना एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के बाद में ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, 7th चैप्टर की। तो आप इस चैप्टर के नोट्स है वो बहुत अच्छे से बना लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए मैंने हिंदी में वीडियोस है वो अलग से बनानी शुरू कर दिए। थंबनेल में आपको दिखाई देते ही होंगे, तो आप वो अपने फ्रेंड्स को है वो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस भी आपको यूज़फुल लगे, आपको लगे कि हाँ बच्चों को पढ़ना चाहिए, फ्रेंड्स को पढ़ना चाहिए, तो आप मेरा वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिए। और जैसे ही कुछ बच्चों की डाउट है कि मैम आप जो रिड्यूस टॉपिक है वो आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो एक बार है क्योंकि हम लोग अभी तक जब तक स्कूल नहीं खुलेगी ना तब तक ना तो मेरे पे प्रेशर क्रिएट होना, ना आप लोगों पे प्रेशर क्रिएट होना कि हमें सिलेबस बहुत फास्टली कवर करना है। लेकिन एक चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई कि हमें 60% सिलेबस है वो बता दिया गया है, तो अपन 60% सिलेबस है वो पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी टॉपिक्स बचेंगे, मेजरली 5 चैप्टर्स जो मैंने करवाए थे तो वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन वो तो आप लोगों ने पढ़ लिए, तो बाकी के चैप्टर्स है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन पहले हम लोग फास्टली आरबीएससी का जो सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस है,
वो कवर कर लेते हैं। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको अच्छे से आपको वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। नोट्स है तो इनके सफिशिएंट नोट्स आपको बुक में भी अवेलेबल हैं, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होंगे, एक्स्ट्रा कोई डायग्राम्स होंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ, उसी टाइप से टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। और जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को ये पता तो चले कि कितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।